तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको डेटाब्रिक्स डेटा इंजीनियर सीरीज की जो मतलब मैंने वादा किया था कि पूरी सीरीज आने वाली है, तो ये उसका पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में हम बेसिक देखने वाले हैं कि स्पार्क के जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, वो कौन से हैं और आपको मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में मतलब 99% चांसेस है कि ये स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक वाला क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उनका जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है, वो आप किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हो ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उनका प्रोसेस हो जाए और जो शफलिंग वगैरह है, वो कंसेप्ट क्या है वो भी हम देखेंगे तो वो कम से कम हो। तो आज के वीडियो में बस हम फोकस करेंगे कि जो मेन कंसेप्ट है स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, उस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने स्पार्क आर्किटेक्चर नहीं देखा होगा तो आने वाले वीडियोज़ में हम वो देखने वाले हैं, पर आप उसके बारे में कुछ पढ़ लेना। ये बेसिकली क्या क्या होता है कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है या फिर ड्राइवर वर्कर आप इसको कह सकते हैं। जिससे जिसमें आपका जो जो प्रोग्राम आप सबमिट करते हैं वो एक मास्टर्स के पास होता है या फिर ड्राइवर के पास होता है और वो जो परफॉर्म करते हैं टास्क तो वो होते हैं वर्कर्स नोड आपके। तो वो बेस मतलब पूरी डिटेल जो है वो हम बाद में देखने वाले हैं, अभी देखेंगे स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है खास आप लोगों के लिए। तो आप अगर स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सेट करता हूँ और अभी हम ये जो स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है इसको पूरा स्लाइड शो करेंगे। राइट, ओके, हियर वी आर। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो कि आज के पूरे वीडियोस में हम एक ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, पर उसमें अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जरूर होगी। तो ऑप्टिमाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स है, आप अगर इंटरनेट पे पढ़ोगे या फिर स्पार्क द डेफिनेटिव गाइड आपको बुक मिलेगा, वो बुक भी आप ले सकते हो। तो उससे भी आप स्पार्क की जो तैयारी है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ मैं, तो पार्टीशनिंग जो है वो कंसेप्ट है जो जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ये पूरे के अभी चेकलिस्ट है जो उनके नाम मैं बताऊंगा, फिर डिटेल में वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो पार्टीशनिंग हो गया, उसके बाद डेल्टा कैशिंग, जेड ऑर्डरिंग, ब्रॉडकास्ट जॉइन, रिपार्टीशन एंड कॉलेज, बिन पैकिंग, देन अवॉइड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मैंने खुद के कुछ वहाँ पे डाले जो मुझे लगता है कि ऐसे होने चाहिए, और कैशे एंड परसिस्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पार्टीशनिंग क्या है। तो पार्टीशनिंग में यहाँ पे देखोगे आप, तो पार्टीशनिंग इज व्हाट डिवाइडिंग अ लार्ज डेटा सेट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। It helps to improve the performance of data processing and query optimization by reducing the amount of data that needs to be scanned when performing a query. Then उसके बाद है partitioning also enables horizontal scaling, allowing for multiple nodes to work on different subset of data at the same time. और उसका सिंटैक्स है, तो आप वो बोलोगे कि आप ये तो सब पढ़ के ही दिखा रहे हो, हमें एक्सप्लेन करना है चाहिए, तो जरूर एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो मान लीजिए आपके पास डेटा सेट है, या बेसिकली कंसिडर करते हैं आपके पास एक फाइल है, सीएसवी फाइल है, कंसिडर करते हैं उसमें कुछ कॉलम्स है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास एक कॉलम्स है, उसका नाम है वेंडर आईडी। जैसे कि आपके पास है डेट का कॉलम, उस सीरियल नंबर का कॉलम है, नेम के कॉलम है, वेंडर आईडी के कॉलम है। तो पार्टीशनिंग करना है आपको, मतलब जब भी आप डेटा स्टोर करोगे स्पार्क में, डेटा जब भी वो रीड करोगे सीएसवी फाइल, तो आप रीड करते समय पार्टीशनिंग करोगे, तो उससे क्या होगा कि एक पार्टीशन पार्टीशन का अलग एक सेपरेट फोल्डर बन जाएगा। पर पार्टीशन करने की कंडीशन क्या है, कौन से बेसिस पे हम पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन करने के लिए आपका जो कॉलम है उसमें कार्डिनलिटी जो है वो लो होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब क्या, कार्डिनलिटी मतलब होता है कि यूनिक वैल्यू। जैसे कि वेंडर आईडी जो है वो वेंडर आईडी यूनिक होंगे। मान लीजिए कुछ नेम का कॉलम है, उसमें नेम्स रिपीटेड हो सकते हैं। फिर डेट का कॉलम है, उसमें भी डेट रिपीटेड हो सकते हैं। अगर कस्टमर ने किसी ने ऑर्डर किया तो एक डेट में हजारों ऑर्डर पड़ सकती, तो वो यूनिक नहीं हुआ। तो वेंडर आईडी जो है वो यूनिक है, तो हम वेंडर आईडी बेसिस पे जो है वो पार्टीशनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कोई कोई भी वीडियो आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो आपको समझने के लिए खुद से करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से पार्टीशन बनते हैं, किस तरीके से फोल्डर बनते हैं, तभी वो संभव है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, डेल्टा कैशिंग। तो बेसिकली आपको पता है कैशिंग का मतलब क्या होता है, तो फिर भी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि दिस फीचर्स अलाउस डेटा टू बी कैश इन मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस एंड बेटर परफॉर्मेंस।
तो मतलब कैशिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो सपोज कंसिडर करते हैं रैम जो होती है, तो रैम मतलब क्या है कि जैसे कि टेम्पररी स्टोरेज है, तो जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं वो टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर होता है इन, तो उसके बाद जो होता है हम अगर उसको फेच करना है तो वो बहुत जल्दी से हम आसानी से फेच कर सकते हैं, तो इन मेमोरी जो इन मेमोरी हम उसको कैश कर रहे हैं, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। कैशिंग इज द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा इन मेमोरी अलाउइंग फॉर फास्टर एक्सेस ऑफ डेटा, जैसे मैंने बताया, यूज टू स्पीड अप डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक टास्क सच एज क्वेरीज, ज्वाइंस एंड एग्रीगेशंस। जैसे कि आप अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कोई भी टास्क, जैसे यहाँ पे क्वेरीज है, कुछ भी सिक्वल की क्वेरीज होगी, सिक्वल के ज्वाइंस हो सकते हैं कोई भी, या एग्रीगेशन फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ भी, used to improve the performance of larger data set that are accessed frequently and can improve the performance of data driven applications। ठीक है, उसके बाद उसके सिंटैक्स भी होते हैं, जैसे कि पार्टीशनिंग का df डॉट पार्टीशन बाय वगैरह आप कर सकते हो, ये कैशिंग का सिंटैक्स देख सकते हो। कैश द डेटा फ्रेम इन मेमोरी, कैशिंग के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि कैश करना एक तो आप मेमोरी में कर सकते हो, परसिस्ट कर सकते हो। परसिस्ट मतलब क्या होता है कि डिस्क में परमानेंटली स्टोर करना। अगर कोई भी डेटा जो है वो अगर इन मेमोरी कैश होता है, तो वो जब भी सेशन खत्म होगा या फिर हम जब भी एग्जिट करेंगे तो वो निकल जाएगा वहां से, क्योंकि मेमोरी फ्रीज कर देगा वहां से, तो उसके बाद वो डेटा हमें मिलेगा नहीं। तो अगर उस तरीके से आपको डेटा चाहिए कि जो बाद में भी आपको चाहिए, तो वो आपको परसिस्ट करना पड़ेगा मेमोरी में। तो उसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सॉरी, अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द परसिस्ट मेथड विद द मेमोरी ओनली ऑप्शन। तो इस तरीके से होते हैं डीएफ डॉट परसिस्ट। जैसे कि कैसे से हम कैशे करते हैं, डीएफ मतलब डेटा फ्रेम होता है बेसिकली। तो डीएफ डॉट परसिस्ट स्टोरेज लेवल इक्वल टू पाइसपाथ डॉट स्टोरेज लेवल डॉट मेमोरी ओनली। उसके बाद सेकेंड थर्ड वाला है जैसे कि क्वेरी द डेटा फ्रेम विल बी फास्टर बिकॉज द डीएफ इज कैशे। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम है आपके पास, वो आपने कैशे कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कोई भी क्वेरी की, जैसे कि सेलेक्ट कॉलम नेम, सॉरी या एक सेकेंड, सेलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद फिल्टर में कुछ कंडीशंस लगा दी और उसको शो किया, तो ये ज़्यादा फास्टर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है, इसलिए हम कैशे यूज़ करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे स्पार्क में कैशे होता है, मेमोरी होता है, इसलिए वो ज़्यादा फास्टर है अदर देन हडूप, वो 100 टाइम फास्टर है। और अगर कोई डेटा फ्रेम आपने परसिस्ट किया, सॉरी कैशे किया, तो आपको वो अनपरसिस्ट या निकालना है वहाँ से, तो आप यहाँ से डीएफ डॉट अनपरसिस्ट कर सकते हो डेटा फ्रेम का नाम। उसके बाद है जेड ऑर्डरिंग। तो जेड ऑर्डरिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक used to database to optimize query performance by physically organizing data on disk based on one or more column। ठीक है, तो जेड ऑर्डरिंग में मतलब क्या होता है कि आप डिस्क में, जो मतलब मैं कैश की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्क में आप डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ 1 कॉलम और 2 कॉलम। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये भी एक। तो क्वेरी जब भी करेंगे आप उस टेबल पे या फिर या टेबल पे मान लीजिए क्वेरी करेंगे, तो वो ज़्यादा फास्टली एक्सेसिबल होगी। तो ये सारे जो है आपको पॉइंट्स डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, इससे यहाँ से आप बेसिक बेसिक सबकी आइडिया ले सकते हो, बाद में आप पढ़ लेना। दिस इनेबल्स Spark to perform more efficient data scans and joins as data with similar values as processed together and fewer partitions need to access। Then है to use Z ordering in Databricks, you specify the column to use for ordering when writing data to a delta table, and then use a optimize command to optimize the table layout based on the Z ordering। ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज टेबल होते हैं स्पार्क में, पर हम इसको अगेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग जेड ऑर्डरिंग और ऑप्टिमाइज बाय जेड ऑर्डरिंग करें। अज्यूमिंग लाइक लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल। मैंने हर एक के छोटे छोटे एग्जांपल या सिंटैक्स दिए, जो आपको येलो में दिख रहे हैं वो सिंटैक्स है उसके। अज्यूमिंग योर डेटा फ्रेम इज नेम df एंड हैज अ कॉलम नेम x एंड y। ठीक है, तो ये एज्यूम करते हैं एक डेटा फ्रेम हमारे पास df नाम का, उसका x एंड y उसके अंदर कॉलम है। तो कंप्यूट द जेड ऑर्डर वैल्यू फॉर ईच कोऑर्डिनेट पेयर। तो यहाँ पे देखिए उसका ये, तो एक नया डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं df विद जेड ऑर्डर, तो उसमें df डॉट सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल होता है, जेड ऑर्डर कॉलम x कॉलम y, उसको एलियास दिया जेड ऑर्डर वैल्यू। तो इस तरीके से आप जेड ऑर्डर
अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सॉर्ट द डेटा फ्रेम बाय जेड ऑर्डर वैल्यू। तो जो हमने df अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर जेड ऑर्डर का जो डेटा फ्रेम बनाया था उस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि सॉर्ट वगैरह। तो यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं जेड ऑर्डर डॉट सॉर्ट जेड ऑर्डर वैल्यू। और आपको डिस्प्ले करना है तो आप डॉट शो से या फिर आप डेटा ब्रिज में आप डेटा फ्रेम प्रिंट से भी शो कर सकते हो, उसके अलग अलग मेथड शो करना। उसके बाद ब्रॉडकास्ट ज्वाइन है, ये भी सबसे मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रॉडकास्ट ज्वाइन क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, उसके बाद आगे भी है कुछ। तो ब्रॉडकास्ट ज्वाइन यूज टू improve the performance of join operations by reducing the amount of data that needs to be shuffled over the network. This technique is a particularly effective when one of the dataset involved in the join is small enough to fit in the memory of each worker node. तो मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ यहाँ पे कैसे होता है कि मान लो आपके पास दो टेबल है, ठीक है। तो दो टेबल है आपके पास या फिर डेटा सेट का कुछ भी कह लो। तो एक स्मॉल है और एक बिग है, ठीक है। तो आप ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको कंपेयर करना और ज्वाइन करना, क्योंकि एक इसमें स्मॉल स्मॉल वैल्यू, इसमें बिग वैल्यू। तो क्या होता है कि हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं हर एक नोड पे, ताकि जो ज्वाइन है वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए दोनों भी टेबल के लिए या फिर डेटा सेट के लिए, समझ लो। तो आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अज्यूमिंग एग्जांपल लेते हैं अपन। अज्यूमिंग df1 इज द स्मॉलर डेटा फ्रेम एंड df2 इज अ लार्जर वन, ठीक है। तो df1 जो है वो एक स्मॉलर है डेटा फ्रेम और df2 जो है वो लार्जर है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। वेल रिजल्ट df2 डॉट ज्वाइन ब्रॉडकास्ट df1, और उसमें जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू मतलब कॉमन कॉलम जो है या, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो छोटा वाला है वो ब्रॉडकास्ट होगा हर एक पे, और जो बड़ा वाला है वो हर एक से वो लेगा डेटा, मैचिंग डेटा, और ज्वाइन मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो बैकएंड में इस तरीके से होगी। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देना, रिपार्टीशन एंड कॉलेज। मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स आप अगर बता दोगे इंटरव्यू में तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, और ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं खुद कंपनीज के इंटरव्यू लेता हूँ अभी, तो मुझे पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं लोगों को, और क्या हमारा माइंडसेट होता है कि हमको क्या एक्सपेक्ट होता है कि कैसे आप आंसर करो। तो रिपार्टीशन एंड कोलेस, तो बेसिकली ये दो ऑपरेशन है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हो ये। तो ये इसलिए यूज होते हैं ताकि जो हमारे पार्टीशन बने हैं बाय डिफॉल्ट, पार्टीशन में ही जो हमारा डेटा है वो स्टोर होता है स्पार्क में। तो पार्टीशन की साइज है ना अभी जो 128 टू 56 ऐसे ब्लॉक्स में होती है, ठीक है। तो आप मतलब अभी पहले जो था, पहले 64 MB का ब्लॉक बनता था, अभी 128 का बन रहा है, 256 का, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉक्स में डेटा सेव होता है, तो उसको पार्टीशन हम कह सकते हैं। तो पार्टीशन में रिपार्टीशन और कॉलेज इसलिए यूज करते हैं ताकि पार्टीशन अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो हम रिपार्टीशन या कॉलेज यूज करते हैं। तो देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है फिर। तो रिपार्टीशन जो है कैन इंक्रीज डिक्रीज द नंबर ऑफ पार्टीशन इन आरडीडी। आरडीडी होता है रिजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, वो भी हम देखेंगे। तो रिपार्टीशन यूज होता है इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए पार्टीशन के जो नंबर से। मान लीजिए हमारे पास 10 पार्टीशन है, तो हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं रिपार्टीशन यूज करके। फिर कॉलेज जो है वो ओनली डिक्रीज मतलब डिक्रीज करने के लिए यूज होता है पार्टीशन। अगर 10 है तो आप 9, 7, 6, 4, 2 ऐसे कर सकते हो, कॉलेज से आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो फिर अगर रिपार्टीशन से करते हैं हम दोनों भी काम तो कॉलेज की यूज होता है। तो कॉलेज ट्राई टू मर्ज the partition on the same node, shuffle is avoided in most cases, ठीक है। शफलिंग जो होता है मतलब मान लो आपके पास अलग अलग नोड है, तो डेटा जो शफल होता है तो वो इसमें कम होता है। तो आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर होती है कॉलेज में, अगर आपको पार्टीशन डिक्रीज करने हैं तो। रिपार्टीशन इन्वॉल्व्स हेवी डेटा शफल अक्रॉस द क्लस्टर। तो वो रिपार्टीशन से जो है डेटा जो है वो शफल होगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट होती है स्पार्क की, जो सिमिलर डेटा जो है वो एक्सेसिबल के लिए वो हर एक नोड में स्टोर करेगा, तो वो शफलिंग ज़्यादा होगी इस नोड से उस नोड में, इस तरीके से। देन रिपार्टीशन में इक्वल साइज पार्टीशन है, कॉलेज में अनइक्वल साइज पार्टीशन है। देन उसके बाद रिपार्टीशन इज परफॉर्म फॉर इंक्रीजिंग, कॉलेज इज परफॉर्म फॉर डिक्रीजिंग, जैसे मैंने बताया। उसके बाद बिन पैकिंग है। तो बिन पैकिंग कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज क्लस्टर यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय पैकेजिंग जॉब्स एंड टास्क इनटू क्लस्टर इन एन एफिशिएंट वे, ठीक है। वो पैक करने के लिए है जॉब्स, क्लस्टर वगैरह। तो बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट जो है आपका वो कम आएगा।
तो Databricks uses a technique called dynamic allocation and implement bin packing. Dynamic allocation allows Databricks to dynamically allocate and deallocate resources based on the workload. तो ये Databricks का नाम आप बीच बीच में सुन रहे होंगे, अगर कोई लोग नए हैं जो डेटा इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता नहीं Databricks क्या है, तो ये एक आप टूल कह सकते हो Databricks को, जिसमें हम स्पार्क जो है परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये बनाया गया है डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट के लिए, जो हेवी डेटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा एनालिटिक्स ये टीम के लिए बेसिकली। तो डेटाब्रिक्स पे हम पूरा देखने वाले, क्योंकि मैं डेटाब्रिक्स पे हमें प्रोजेक्ट्स आपको बताने वाला हूँ A to Z, क्या किस तरीके से हम प्रोजेक्ट हमें करना है। तो एक बेसिक सैंपल जो प्रोजेक्ट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ करके लाइव डेटाब्रिक्स पे। तो बहुत बड़ा होने वाला है ये। तो कैशे एंड परसिस्ट, इस बारे में इसमें हम देखते हैं। तो हमें ऑलरेडी हमने कैशिंग का देखा था पहले, तो सिमिलरली यही कंसेप्ट है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं। The cache method is user-friendly way to persist a data frame or RDD in memory. When you use cache, Spark store the data in the default storage level, which is usually memory only. Cache data frame is original df dot caches. मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ओरिजिनल df नाम का एक डेटा फ्रेम है, उसको हम कैश करना चाहते हैं और एक नया डेटा फ्रेम इसमें बना रहे कैश df करके, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, सिमिलर टू कैश df ओरिजिनल df डॉट persist स्टोरेज लेवल मेमोरी ओनली। बाय डिफॉल्ट कैश अगर आप यूज करते हो तो वो मेमोरी में ओनली ही होता है। सेकेंडली देखते हैं, कुछ ऑप्शन और भी है इसमें। द persist मेथड अलाउज यू टू स्पेसिफाई द स्टोरेज लेवल एक्सप्लिसिटली। स्टोरेज लेवल्स इंक्लूड ऑप्शंस लाइक मेमोरी ओनली, सीरियलाइजेशन, मेमोरी एंड डिस्क ओनली। इस तरीके से आप 4 ऑप्शंस आपके पास है परसिस्ट करने के लिए या फिर कैशे करने के लिए। कैशे तो एक ही होता है, परसिस्ट के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या सिंबल है, तो परसिस्ट df, उसके बाद ओरिजिनल df डॉट परसिस्ट स्टोरेज लेवल, ये तो उसके बाद डिस्क ओनली या फिर मेमोरी ओनली, सीरियलाइजेशन, मेमोरी एंड डिस्क ओनली, इस तरीके से आएगा। और अनपरसिस्ट करने के लिए df डॉट अनपरसिस्ट, मतलब जो ओरिजिनल df है आपका वो डॉट अनपरसिस्ट। तो दोस्तों बस ये थे क्वेश्चंस स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। इतने ही क्वेश्चंस किए और आपने इसमें से 3-4 पॉइंट ही बताए, रिपार्टीशन कॉलेज, उसके बाद पार्टीशनिंग, कैश एंड परसिस्ट। ये 3 पॉइंट अगर आपके परफेक्ट बने ना, परफेक्ट, तो आपको वो ज़्यादा पॉइंट कोई भी इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा पार्ट 1 में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको डाउट्स है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगा। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले है उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ये दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी आपके दोस्त डेटा इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।